अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज लेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नॉवल है और नॉवल का नाम है टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ। नॉवल को क्रिटिकली एनालाइज करने से पहले हम थोड़ा सा नॉवल की ऑथर वर्जीनिया वुल्फ का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं ताकि हमें नॉवल को समझने में और आसानी हो और नॉवल हमें सही तरह से समझ में आ सके। ये जो वर्जीनिया वुल्फ हैं, ये एक इंग्लिश राइटर है जो पैदा हुई हैं 1882 में। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं मॉडर्निस्ट 20th सेंचुरी की। इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत सारे एसेज लिखे हैं। इनके जो बेस्ट नॉवेल्स हैं उसमें से एक है मिसेस डेलवे, एक नॉवल है टू द लाइट हाउस जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, जिसको हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, और एक और इनका नॉवल है ऑरलैंडो। तो ये इनके कुछ ऐसे नॉवेल्स हैं जो कि मोस्ट फेमस हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे एसेज भी लिखे हैं और इनका एक फेमस ऐसे है जिसका नाम है अ रूम ऑफ वंस ओन। इनके जो काम में जो थीम्स होती हैं वो मोस्टली टाइम, कॉन्शियसनेस, इनर लाइफ्स ऑफ हर कैरेक्टर्स, इसके बारे में ज्यादा होती है। ये अपने कैरेक्टर्स की इनर लाइफ के बारे में ज्यादा बात करती हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये इनके काम में ज्यादा पाई जाती। वर्जीनिया ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है फेमिनिस्ट मूवमेंट में। इन्होंने विमेंस राइट के लिए, उनकी अपॉर्चुनिटीज के लिए अपनी लिटरेचर में बहुत ज्यादा बात की है और सोसाइटी में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। वो अपने एक यूनिक स्टाइल की वजह से, जिसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसकी वजह से जानी जाती हैं, जो कि एक मॉडर्न लिटरेचर का एलिमेंट है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसके बारे में मैं आगे डिटेल में बात करूंगी। तो ये अपने स्टाइल की वजह से जानी जाती हैं। अगर हम इनकी थोड़ी और लाइफ के बारे में जाने, वर्जीनिया वुल्फ जो है वो एक बहुत ही लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है ब्लूम्सबरी के नाम से, उसका भी वो पार्ट रही है, जो कि एक सर्कल है राइटर्स और आर्टिस्ट्स का। अगर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। इनको बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज रहे हैं थ्रू आउट हर लाइफ। दी लाइफ के अंदर कई बार ये सिवियर डिप्रेशन का शिकार रही हैं। अगर हम नॉवल के बारे में बात करें टू द लाइट हाउस, इसके अंदर एक करेक्टर है लिली ब्रिस्को का, जो मैं आगे जब नॉवल को क्रिटिकली एनालाइज करूंगी तो आपको पता चलेगा। जो लिली ब्रिस्को है करेक्टर इस नॉवल का, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं रिलेट करता है वर्जीनिया वुल्फ की अपनी लाइफ से, उनकी अपनी स्ट्रगल से। जिस तरह से लिली ब्रिस्को इस नॉवल के अंदर स्ट्रगल कर रही हैं अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए, अपना एक मीनिंगफुल आर्ट क्रिएट करने के लिए, तो उसी तरह से वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल किया है। वो 20th सेंचुरी एक राइटर हैं, तो वो एक चेंजिंग टाइम था जिसके बारे में आगे मैं डिटेल में बात करूंगी। वो एक चेंजिंग टाइम था, तो उसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है। तो जो लिली ब्रिस्को का जो करेक्टर है ये बहुत ज्यादा रेजोनेट करता है वर्जीनिया वुल्फ की अपनी लाइफ से। जैसे जो लिली ब्रिस्को का करेक्टर है टू द लाइट हाउस में, वो भी एक आर्टिस्ट होती है और वो सेल्फ डाउट कर रही होती है, उसको बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है एक मीनिंगफुल आर्ट क्रिएट करने में। ऐसे ही वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है क्योंकि वो अर्ली 20th सेंचुरी की राइटर थी। उस वक्त औरतों को इतना ज्यादा आजादी नहीं थी, उस तरह से औरतों को सपोर्ट नहीं किया जाता था और सोसाइटी की तरफ से बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना था। तो इस चीज में बहुत ज्यादा रेजोनेट करता है, रिलेट करता है ये करेक्टर वर्जीनिया वुल्फ की अपनी लाइफ से। In short, I want to say that Lily's journey and artistic inspirations resonate with Woolf's
own reflections on creativity, identity and the role of women in art and society. जिस तरह से मैंने भी बताया कि वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है, वो बहुत बार अपनी लाइफ में सिवियर डिप्रेशन से गुजरी हैं। लास्ट में मार्च 28, 1941 में वर्जीनिया वुल्फ ने मॉडर्निस्ट लिटरेचर को और फेमिनिस्ट डिस्कोर्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है अपने काम से। लेकिन उनकी डेथ के बावजूद आज भी वर्जीनिया वुल्फ के काम को पढ़ा जाता है, उनके स्टाइल को आज भी लोग देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से एक यूनिक नरेटिव लिया और उसके ऊपर उन्होंने काम किया, और किस तरह से उन्होंने कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस और रिलेशनशिप्स को अपने राइटिंग स्टाइल के थ्रू समझाने की कोशिश की है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को बताने की कोशिश की है। क्योंकि ये नॉवेल जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग टेक्निक के ऊपर लिखा गया है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करती हूँ कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आखिर है क्या। ये एक राइटिंग टेक्निक है जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, उन थॉट्स का जो फ्लो होता है और उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, जो उनके माइंड के अंदर जिस तरह से थॉट्स आ रहे होते हैं एक फ्लो के अंदर, या जिस भी पैटर्न में उनके थॉट्स चल रहे होते हैं उनके माइंड में, उसको ये दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई स्टोरी है तो उस स्टोरी के अंदर क्या हो रहा है वो तो बताया जा रहा है कि अभी कैरेक्टर ने ये किया, उसके बाद उसने ये किया, उसके बाद उसने ये किया, ये तो हो गई स्टोरी टेलिंग। लेकिन ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसके अंदर कैरेक्टर इस वक्त क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है और उसके थॉट्स का क्या फ्लो है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसके माइंड में क्या चल रहा है, ये सारी चीजों को भी राइटिंग स्टाइल में बताया जाता है। अगर आप ये टू द लाइट हाउस नॉवल को हार्ड कॉपी में देखें तो आप देखेंगे कि जहां पर वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया है, वह विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स उन्होंने पैराग्राफ के अंदर उस बात को लिखा है। तो वो इस चीज को दिखा रहा है कि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक यूज की गई है। यहाँ पे करेक्टर के थॉट्स का जो फ्लो है उसको दिखाया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। ये जो टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये फर्स्ट टाइम यूज की गई थी एक साइकोलॉजिस्ट के थ्रू जिनका नाम है विलियम जेम्स। इन्होंने ये लेट 19th सेंचुरी में यूज की थी पहली बार। लेकिन राइटिंग टेक्निक पॉपुलर हुई है ऑथर्स की वजह से, जैसे कि जेम्स जॉइस और वर्जीनिया वुल्फ अर्लियर 20th सेंचुरी में। अब जैसे जेम्स जॉइस का एक नॉवल है, उसका नाम है यूलिसीज, उसके अंदर उन्होंने इस टेक्निक को यूज किया है। फिर वर्जीनिया वुल्फ के काफी सारे नॉवेल्स हैं जैसे कि डालवे, उसके अंदर भी इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज किया है। और ये जो हम अभी नॉवेल को क्रिटिकली एनालाइज करने वाले हैं टू द लाइट हाउस, इसके अंदर भी इन्होंने यूज किया है। तो बेसिकली ये जो टेक्निक है ये फेमस हुई है वर्जीनिया वुल्फ की वजह से और जेम्स जॉइस की वजह से। अदरवाइज तो ये टेक्निक बहुत पहले ही लेट 19th सेंचुरी में दे दी गई थी, लेकिन फेमस ही इनकी वजह से हुई है। बात करते हैं टू द लाइट हाउस नॉवेल की स्टोरी लाइन के ऊपर। इसकी स्टोरी लाइन कोई इतनी खास नहीं है, इतनी एक्टिविटीज नहीं है, इसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एलिमेंट ज्यादा है। यानी कि जो करेक्टर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स को ज्यादा दिखाया गया है और एक्शन इतना है नहीं। इस स्टोरी एक रैमजी फैमिली है उसके ऊपर है पूरी, और ये 3 पार्ट्स के अंदर, 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड है स्टोरी। पहला जो इसका पार्ट है वो है द विंडो, जो सेकंड है वो है टाइम पासिस, और जो थर्ड है वो है द लाइट हाउस। तो स्टोरी है वो कुछ ऐसे है कि जो रैमजी फैमिली होती है वो अपनी गर्मियां गुजारने के लिए जाती है एक अपने घर पे जो कि सी साइड पर होता है। मिस्टर एंड मिसेस रैमजी के 8 बच्चे होते हैं। का जो सबसे छोटा बेटा होता है जेम्स,
वो जाना चाहता है लाइट हाउस, वो वहां का विजिट करना चाहता है, लेकिन मिस्टर रैमजी जो होते हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं, मौसम जो है वो काफी खराब है आज, तो हम नहीं जा सकते, हम कुछ दिन के बाद जाएंगे। तो इस बात से जो जेम्स होता है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। अब जो उनकी मदर होती हैं मिसेस रैमजी, वो बहुत ही ज्यादा काइंड होती हैं, और वो सबको जो है ना एक साथ लेके चलने वाली और हाउस मेकर एक औरत होती हैं, जो कि चाहती हैं कि हर बंदा खुश रहे। वो बहुत ज्यादा टेक केयर करती हैं सबकी। वो एक डिनर पार्टी करती हैं अपने घर पे, फिर सारे गेस्ट्स को भी उसके अंदर इनवाइट करती हैं। अब होता ये है कि जो गेस्ट आते हैं वो डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से होते हैं, उनका जो सोशल क्लासेस होती हैं उनकी वो डिफरेंट होती है। तो उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है, जाहिर है जब डिनर हो रहा होता है तो वो लोग आपस में बात करते हैं। तो वो कॉन्वर्सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आगे काफी सारी जो है वो थीम्स और आइडियाज हाईलाइट हो रहे हैं। तो जो उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है उसके टॉपिक्स कुछ ऐसे होते हैं, वहाँ पे काफी सारे करेक्टर्स हैं जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए उनको मैं मेंशन नहीं करूंगी। वो गेस्ट जो है वो टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, जो कि लिटरेचर के हवाले से होती है, फिलोसफी के हवाले से होती है, आर्ट के हवाले से होती है। वो डिफरेंट बुक्स के ऊपर अपने अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करता है एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर। इसके अलावा सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस की जो थीम है वो वहां पे रिफ्लेक्ट होती है, कि कॉन्वर्सेशन के अंदर टच होते हैं सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस, स्पेशली जेंडर रोल के हवाले से और रिलेशनशिप्स के हवाले से वहां पे कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं, जो कि एक टेंशन का माहौल थोड़ा सा क्रिएट कर देती हैं गेस्ट्स के बीच में आपस में। और वहां पे ट्रेडिशनल वैल्यूज के बारे में बात होती है, और जो एक इमर्जिंग टाइम होता है मॉडर्न पर्सपेक्टिव से, उसके बारे में बात होती है। ह्यूमन कनेक्शंस के बारे में और अंडरस्टैंडिंग्स के बारे में बात होती है। थोड़ी इस तरह की कॉन्वर्सेशन होती है जो कि बताती है कि ह्यूमंस कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं और उनके रिलेशनशिप्स कितने कॉम्प्लेक्स हैं। साथ में ये भी एक कॉन्वर्सेशन टाइप की होती हैं जिससे पता चलता है कि इंडिविजुअल्स जो है वो किस तरह से सोचते हैं और उनकी सोच किस तरह से एक दूसरे के साथ कभी रिलेट करती है और कभी नहीं भी करती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि एक गेस्ट बात करता है कि उसने एक किताब पढ़ी, तो दूसरा गेस्ट बात करता है उसकी थीम्स के हवाले से। इस सब के बीच में जो मिसेस रैमजी होती हैं वो इस तरह की कॉन्वर्सेशन करती हैं जिससे वो हर एक को ये फील करवाती हैं कि उसको भी वैल्यू मिल रही है, वो भी कॉन्वर्सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करे, उसका ओपिनियन भी मैटर करता है। सो सिंपली यू कैन से दैट these interactions showcase the novel's exploration of social dynamics and personal connections within a large narrative about life and its uncertainties. गैस के अंदर से एक करेक्टर के बारे में मैं जरूर बात करूंगी, उसको जरूर मेंशन करूंगी। उसका नाम होता है चार्ल्स टेंसली। जो चार्ल्स टेंसली होता है वो एक कमेंट करता है एक और गेस्ट के हवाले से, जो कि होती है लिली ब्रिस्को। लिली ब्रिस्को जो होती है वो क्लोज फ्रेंड होती है रैमजी फैमिली की, और वो एक आर्टिस्ट होती है, वो एक पेंटर होती है। तो ये जो चार्ल्स टेंसली होता है वो एक कमेंट करता है लिली ब्रिस्को की पेंटिंग के हवाले से। एक कॉन्वर्सेशन हो रही होती है उसके बीच में, कमेंट करता है कि औरतें जो होती है ना उनके अंदर ज्यादा सीरियसनेस नहीं होती है और उनके अंदर स्किल नहीं होती है कि वो आर्टिस्ट बन सके, क्योंकि उनके अंदर सीरियसनेस नहीं होती है। तो एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है आर्टिस्ट होने के लिए, और औरतों के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती है, एक सीरियसनेस नहीं होती है। तो उस तरह का एक कमेंट करता है। चार्ल्स टेंसली कहते हैं कि विमेन कांट पेंट और राइट, ये वाली एक वो लाइन बोलता है।
तो ये कॉन्वर्सेशन के बीच में एक बहुत ही अजीब सी एक बात हो जाती है. So in short, you can say that these interactions showcase the novel's exploration of social dynamics and personal connections within a large narrative about life and its uncertainties. तो जो फर्स्ट पार्ट है द विंडो का, इसके अंदर सिंपली सिर्फ 3 चीजें दिखाई गई हैं. जैसे कि पहली चीज, जेम्स लाइट हाउस जाने के बारे में बात करता है, लेकिन उसके फादर जो होते हैं वो उसको मना कर देते हैं क्योंकि मौसम खराब होता है. मिसेस रैमजी जो होती हैं वो एक डिनर पार्टी प्लान करती हैं और उसे सक्सेसफुल बनाती हैं, जिससे उनका काइंड नेचर दिखाया गया है. फिर उन गेस्ट्स के बीच में कॉन्वर्सेशन को दिखाया गया है. इसके अलावा मिसेस रैमजी को अपनी पास्ट मेमोरीज के अंदर लॉस दिखाया गया है, जहाँ पे वो अपनी और मिस्टर रैमजी की पास्ट मेमोरीज जो अच्छी अच्छी उनके बीच में जो टाइम स्पेंड हुआ है उसके बारे में वो सोचती हैं, अपनी जवानी की बातें याद कर रही हैं. तो बस इस तरह की चीजें इसके अंदर हुई हैं, ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है. जो मिस्टर रैमजी का करेक्टर है इस पूरी नॉवेल के अंदर, वो कुछ इस तरह का है कि वो बहुत ही ज्यादा मेल शेवनिस्ट टाइप के दिखाए हैं, जो कि अपनी पास्ट मेमोरीज के बारे में बहुत सोचते रहते हैं. बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल किस्म के पर्सन हैं, जो कि इसके बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं. जब वो डिनर कॉन्वर्सेशन होता है तो वहां पे भी वो इस तरह की बातें करते हैं दूसरे लोगों के साथ, जहां पे वो वैलिडेशन लेने की कोशिश करते हैं अपने काम के हवाले से दूसरों से, कि लोग उनको अप्रिसिएट करें उनके काम के लिए. को बहुत ही ऐसा दिखाया है कि वो अपनी पास्ट मेमोरीज में जाके उन मोमेंट्स को याद कर रहे हैं जब जब उनको अपनी एकेडमिक लाइफ के अंदर कोई भी सक्सेस मिली है, तो उससे वो अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं. और कभी कभी वो उसके बारे में सोच रहे हैं जब उनको फेलियर का सामना करना पड़ा है, इसकी वजह से सेल्फ डाउट फेस कर रहे हैं. इसकी वजह से उन्हें जरूरत पड़ रही है दूसरों की वैलिडेशन की, अप्रिसिएशन की. जो दूसरा सेक्शन है इस नॉवल का वो है द टाइम पासेस. ये नॉवल वर्जीनिया वुल्फ ने इस तरह से कवर किया है कि ये एक बहुत ही यूनिक पार्ट है इस पूरे नॉवल का, क्योंकि इसके अंदर वर्जीनिया वुल्फ ने कुछ पेजेस में 10 साल के अरसे को दिखाया है. बहुत ही ब्रीफ और इम्प्रेशनिस्टिक ग्लिम्सेस में इसको एक्सप्लेन किया है कि क्या हुआ था उनके घर आइल ऑफ स्काई में इस 10 साल के बीच में, क्योंकि वो एक सीजनल विजिट पे गए होते हैं वहां पर. बेसिकली कि जो रैमजे फैमिली होती है उसके कई सारे मेंबर्स जो है वो मर जाते हैं इस 10 साल के अरसे में. क्योंकि ये जो नॉवल है ये लिखा गया है 1910 से 1920 के बीच में. 10 साल का अरसा इसके अंदर फौरन ही कवर किया गया है. तो इसके अंदर जैसे सेकंड पार्ट के अंदर वो बताती हैं कि कई सारे लोग उनकी फैमिली के जो है वो मर जाते हैं इस टाइम के बीच में. जैसे कि मिसेस रैमजी जो होती हैं उनकी डेथ हो जाती है, उनकी एक बेटी होती है उनकी डेथ हो जाती है, उनका एक बेटा होता है एंड्रयू, वो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर मारा जाता है. क्योंकि इसी बीच में 10 साल के बीच में टाइम ऐसा दिखाया है कि वर्ल्ड वॉर भी होती है. तो ये जो पहला पार्ट था वो वर्ल्ड वॉर से पहले का था, जो द विंडो का था. ये जो है टाइम पासेस, ये वर्ल्ड वॉर 1 के बीच में है. और जो इसका थर्ड पार्ट आएगा द लाइट हाउस, वो जो है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 है. तो इसके अंदर ये बात बताई गई है एक. तो दूसरा फिर इसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से वो लोग फिर घर छोड़कर आ गए, क्योंकि घर की हालत बहुत खराब हो गई थी. घर बहुत ही बुरी हालत में आ गया था, क्योंकि जाहिर है वहां पे कोई भी नहीं था. और मिसेस रैमजी वही घर को लुक आफ्टर करती थी, वही हर चीज का ख्याल रखती थी. जब वही नहीं रही तो हर चीज जो है वो खराब हो गई. डेथ्स और लॉसेस को यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से जो है उन्होंने अपने प्यारों को खो दिया. जो बाकी लोग बचे, जो सरवाइव कर गए, तो वो वापस आ गए.
इन शॉर्ट जो टाइम पासेस वाला सेक्शन है वो ये दिखाता है कि टाइम जो है वो कितनी तेजी से गुजरता है और कितने सारे इवेंट्स को अनफोल्ड किया है इस 10 साल के अरसे ने कुछ पेजेस में। और जो हाउस होता है आइल्स ऑफ स्काई, वो किस तरह से, जहाँ पे वो फैमिली अपनी गर्मियाँ गुजारने के लिए जाती है, वो किस तरह से पूरी तरह से खाली हो जाता है और निगलेक्टेड हो जाता है मिसेस रैमजी के बाद। और नेचर जो है उसको ओवरटेक कर लेती है और वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। और करेक्टर्स ने किस तरह से एक्सपीरियंस किया है लॉसेस को और डेथ्स को ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। इवेंचुअली जिन फैमिली मेंबर्स ने सरवाइव किया होता है वो वापस आ जाते हैं अपने घर पे, और फिर वो रिफ्लेक्ट करता है उनके अंदर के चेंज को। जो थर्ड सेक्शन है द लाइट हाउस, उसके अंदर ये दिखाया गया है कि करेक्टर्स जो है वो फाइनली अपना लॉन्ग अवेटेड ट्रिप लाइट हाउस का आइल्स ऑफ स्काई पर उस ट्रिप को कंप्लीट करते हैं। उस ट्रिप में मिस्टर रैमजी, उनके दो बच्चे जेम्स और उनकी बेटी कैम, लिली ब्रिस्को के साथ जो है वो एक बोट पर बैठ के लाइट हाउस चले जाते। उस जर्नी के दौरान दिखाया गया है कि हर करेक्टर अपनी मेमोरी के अंदर किस तरह से लॉस्ट हुआ हुआ है और याद कर रहा है लाइट हाउस से जुड़ी हुई उनकी यादों को, जो मिसेस रैमजी के साथ थी। वो हमेशा से इस ट्रिप पे जाना चाहती थी लाइट हाउस के, और वो सोचते हैं कि किस तरह से उनकी जिंदगियां जो है वो बदल चुकी हैं मिसेस रैमजी के बाद, और वो बड़े भी हो गए हैं जो बच्चे हैं वो। लाइट हाउस का विजिट करने के बाद जो लिली ब्रिस्को होती है आर्टिस्ट, वो अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर लेती है काफी स्ट्रगल के बाद जाके। लिली ब्रिस्को की जो पेंटिंग होती है जब वो उसे कंप्लीट कर लेती है तो वो रिप्रेजेंट करती है उसकी अपनी पर्सनल जर्नी को, अंडरस्टैंडिंग की उसको रिप्रेजेंट करती है और उसकी आर्टिस्टिक फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इस विजिट के बाद हर करेक्टर जो है वो एक सेंस ऑफ क्लोजर और रेजोल्यूशन फील करता है कि फाइनली वो लाइट हाउस पहुंच गए, और हर करेक्टर कन्फ्रंट करता है अपने इमोशंस के साथ, मेमोरीज के साथ और उन फीलिंग्स के साथ कि उन्होंने क्या अपनी जिंदगी में खोया है और क्या चेंजेस उनकी जिंदगी में आई हैं, और उन चेंजेस ने किस तरह से उनके प्रेजेंट को रीशेप कर दिया है। So, in simple terms, you can say that the lighthouse section of the novel serves as a culmination of characters' journey, both literal and metaphorical, as they confront their past and seek meaning in their present lives. जैसे कि हमने देखा कि ये स्टोरी के अंदर एक्शन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है कि बस वो विजिट करना चाहते हैं और लाइट हाउस, और वो एट द एंड विजिट कर लेते हैं, काफी एक लंबे अरसे के बाद ही सही लेकिन कर लेते हैं विजिट। तो स्टोरी इतनी कोई खास नहीं है लेकिन इसकी थीम्स और इसके सिंबल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि बेसिकली ये जो नॉवल है इसका मेन फोकस क्या है, इसका मेन मैसेज क्या है, और इसके अंदर और क्या चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं या चीजें हैं जिनको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं बात करती हूँ इसकी मेजर थीम्स की। तो इसके अंदर जो सबसे पहली थीम है वो है द पैसेज ऑफ टाइम की। ये जो नॉवल है वो बताता है कि किस तरह से टाइम तेजी से गुजरता है और वो लोगों की जिंदगी पे इफेक्ट करता है। ये थीम रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह से रैमजी फैमिली का घर जो है वो पूरी तरीके से बदल जाता है इन कुछ सालों में। खास तौर पे जो वॉर है इसका किस तरह से इनकी जिंदगी के ऊपर असर पड़ा है। ये थीम ये भी बताती है कि किस तरह से गुजरते हुए टाइम के साथ हर करेक्टर चेंज हो गया है। जैसे कि मिसेस रैमजी की डेथ हो जाती है, उसका इम्पैक्ट किस तरह से उनकी फैमिली के ऊपर पड़ता है उसको हाईलाइट करती है और उनकी जिंदगियों के अंदर चेंज लेकर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल टाइम पासिस का जो सेक्शन था उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से वो लोग घर जब छोड़कर आ जाते हैं मिसेस रैमजी के बाद, तो घर किस तरह से पूरी तरह से खाली हो जाता है
और नेचर के अंडर आ जाता है। वहां पे दिखाया गया है कि पौधे खुद ब खुद वहां पे उगना शुरू हो जाते हैं। जो जानवर होते हैं वो अपने घर बना लेते हैं। वो घर के ऊपर अफेक्ट किस तरह से पड़ता है जब इंसान नहीं होते हैं इस चीज का। जब फैमिली वापस वहां पे आती है लाइट हाउस का विजिट करने, तो वो ये चीज को सिंबलाइज करता है। इस चीज के ऊपर का फोकस है, इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से टाइम के साथ लोगों के परसेप्शंस बदल जाते हैं, रिलेशनशिप्स बदल जाते हैं। दूसरी जो इसकी थीम है वो है द नेचर ऑफ मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया था कि द विंडो वाले सेक्शन के अंदर भी मिसेस रैमजी जो होती हैं वो अपनी और मिस्टर रैमजी की मेमोरीज को किस तरह से याद करती हैं, अपनी जवानी के टाइम को याद करती हैं। फिर बाद में उनकी डेथ के बाद जो लिली होती है वो याद करती है कि किस तरह से मिसेस रैमजी उसके लिए इंस्पिरेशन थी। मिसेस रैमजी जो होती हैं वो हमेशा लिली की पेंटिंग के ऊपर उन्हें ट्रस्ट होता है, उसकी एबिलिटी पे ट्रस्ट होता है कि वो जरूर एक दिन अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर लेगी, जो कि वो वाकई में कर लेती है। तो मिसेस रैमजी जो होती है वो इंस्पिरेशन होती है लिली की। फॉर एग्जाम्पल, लिली often thinks about Mrs. Ramsey and how she inspired her. These memories affect Lily's painting and her understanding of herself, illustrating how the past continues to shape the present. एक और थीम है इसके अंदर, द रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन। क्योंकि हमने जैसे देखा कि पूरे नॉवल के अंदर एक ट्रेडिशनल रोल होता है, वो दिखाया गया है मैन और विमेन का, कि किस तरह से उन रोल्स के अंदर रिस्ट्रिक्ट होते हैं आदमी और औरत। मिसेस रैमजी जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं एक ट्रेडिशनल रोल को, एक ऐसी औरत जो केयर टेकर और नर्चरर के तौर पे दिखाई गई है पूरे नॉवल के। बट ऑन द अदर हैंड, लिली ब्रिस्को चैलेंज दीज रोल्स बाय परस्यूइंग हर कैरियर एज एन आर्टिस्ट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ दिस नॉवल। एक और एग्जाम्पल है इसकी कि मिसेस रैमजी जो होती हैं वो हमेशा इस चीज का ख्याल करती हैं कि उनकी फैमिली की वो अच्छे से टेक केयर कर सके, अपने गेस्ट्स की अच्छे से टेक केयर कर सके। सेक्रीफाइसिंग मदर और वाइफ का रोल अदा करते हुए दिखाया गया है मिसेस रैमजी को। बट इन कंट्रास्ट हम देखते हैं कि लिली स्ट्रगल्स विद सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस दैट women shouldn't be artists, highlighting the challenges faced by women who wish to break free from traditional roles. अब इसके अंदर एक और थीम है, द सर्च फॉर मीनिंग एंड आइडेंटिटी। इस पूरे नॉवल के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो अपनी जिंदगी की असल मीनिंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखें तो पूरे नॉवल के अंदर ये डिपिक्ट हो रहा है कि किस तरह से रिलेशनशिप्स के थ्रू वो अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रहे हैं, काम के थ्रू अपनी आइडेंटिटी को वो ढूंढ रहे हैं, और इस तरह से वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ के ऊपर अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रहे हैं। जैसे कि मिसेस रैमजी जो है मिस्टर रैमजी के रिलेशनशिप को देखते हुए वो सोच रही हैं, क्योंकि वो बहुत इमोशनल लेडी दिखाई हैं और मिस्टर रैमजी जो होते हैं वो एक इंटेलेक्चुअल इंसान है, तो उस बीच अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रही हैं अपने फिर रिलेशनशिप के अंदर। मिस्टर रैमजी जो हैं वो अपने काम के अंदर वैलिडेशन को सर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे वो अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को ढूंढ रहे हैं। जो लिली है वो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइफ से अपनी मीनिंग ढूंढ रही है जिंदगी की, कि वो एक बहुत ही जबरदस्त पेंटिंग बनाएगी तो ही वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट होगी, और उसको इंस्पिरेशन की जरूरत है। उसने जिंदगी को जब गहराई से देखा, मिसेस रैमजी को देखा, वो उससे इंस्पायर होके ही उसने अपनी पेंटिंग को कंप्लीट किया, जिससे उसको एक सेल्फ सेटिस्फिकेशन मिली, एक कंप्लीटनेस का एहसास हुआ। तो इस तरह से ये जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट मिस्टर रैमजी इज कॉन्स्टेंटली
seeking validation and reassurance about his intellectual work, reflecting his struggle with self-worth and the desire to leave a meaningful legacy. And Lily's journey to complete her painting symbolized her search for her own identity and purpose. So in this regard, this theme is very important in this novel. बात करते हैं एक और थीम, वो है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑर्डर एंड chaos. हमने जिस तरह से देखा कि एक टेंशन है मेंटेन करने की ऑर्डर और chaos को जिंदगी में, जैसे कि मिसेस रैमजी जो है वो बहुत कोशिश करती हैं कि वो एक ऑर्डर और हार्मनी क्रिएट करके रखें अपने घर के अंदर, जबकि हम देखते हैं कि जो नेचुरल वर्ल्ड है और जो पैसेज ऑफ टाइम है वो किस तरह से chaos पैदा करता है और चेंज पैदा करता है. तो इंसान ऑर्डर में चीजों को रखने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, जो नेचुरल वर्ल्ड है वो और जो पैसेज ऑफ टाइम है वो chaos लेकर आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मिसेस रैमजे's डिनर पार्टी is an attempt to bring people together and create a sense of order and connection. However, the inevitable change brought by time, such as her death and the war, introduce chaos that disrupt this order. So, this is the beautiful example of this theme. एक और भी इसके अंदर थीम है आर्ट एंड परसेप्शन की. नॉवल में बताया गया है कि किस तरह से जो आर्ट है वो रियलिटी को कैप्चर करता है और रियलिटी को एक सेंस देता है, और वो हाईलाइट करता है कि किस तरह से जो परसेप्शन का जो नेचर है वो सब्जेक्टिव है और किस तरह से मुख्तलिफ लोग दुनिया को किस तरह से मुख्तलिफ अंदाज में इंटरप्रेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Lily's painting represents her attempt to capture her vision and feelings about life, and Ramsey's her struggle and eventual success in completing the painting symbolize the complex process of creating art and the finding personal truth. So these are the examples related to these themes, and now here the themes are completed. Now I want to discuss the symbols of this novel. So the first symbol of this novel is the lighthouse. The lighthouse is a central symbol in the novel because it is representing different things for different characters. It symbolizes inspiration, unattainable goals, and the passage of time. For example, तो जेम्स का कैरेक्टर है जो लाइट हाउस है, उसके लिए एक सोर्स ऑफ फैसिनेशन है, एक गोल है जो कि वो डेस्परेटली चाहता है उसको रीच करना. बस चाहता था कि मैं कुछ भी करके विजिट करूं, तो उसके लिए एक गोल हो गया कि वो बड़ा हुआ और आखिरकार उसकी फैमिली ने वहां पे विजिट कर ही लिया. और इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो जो लिली का कैरेक्टर है, तो लिली ने अपनी पेंटिंग कंप्लीट करी लाइट हाउस जाने के बाद, तो वो एक तरह से उसके लिए इंस्पिरेशन का जरिया बनी. और जो मिस्टर रैमजी हैं उनके लिए पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि वो सारी मेमोरीज को सोचते हैं, उनके लिए वो पैसेज ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करती है. अब एक और सिंबल है इसके अंदर द सी का. सी सिंबलाइज करता है सबकॉन्शियस माइंड को और इमोशंस को. ये डिफरेंट मोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कैरेक्टर्स उनकी डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे कि थ्रू आउट द नॉवल द सी इज डिस्क्राइब्ड इन डिफरेंट वेज, समटाइम्स calm, sometimes turbulent. It basically mirroring the characters' changing emotions and situations. For example, when Mrs. Ramsey feels a deep sense of peace and unity with life, the sea is often calm and soothing. So these are the examples for the symbol, the sea. Now the other symbol is the Ramsey house. So the house basically represents stability and the passage of time.
because it is a place of memories and family life. It is also shows decay and neglect over the years. For example, in the time passage, the house falls into disrepair as it is left empty. So it's symbolizing the effect of time and the absence of Ramsey family. When the family returns, the effort to restore the house represent their attempt to reconnect with their past and rebuild their lives. So it is also an important symbol in the novel. Now the next symbol is Lily Briscoe's painting. It basically symbolizes the struggle for artistic expressions and the quest for personal meaning because it represents the challenge of capturing the complexity of life in art. फॉर एग्जाम्पल लिली कितने एफर्ट्स करती है अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करने की थ्रू आउट द नॉवेल हमने देखा तो वो रिफ्लेक्ट करता है उसकी इंटरनल स्ट्रगल को और ग्रोथ को लेकिन फिर फाइनली हमने देखा कि उसने अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर लिया होता है वो उसको सिंबलाइज करता है कि उसको एक क्लोजर मिल जाता है अचीवमेंट मिल जाती है उसको अपनी आइडेंटिटी मिल जाती है एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस उसको मिल जाती है अब एक और इसके अंदर सिंबल है द डिनर पार्टी का तो जो डिनर पार्टी होस्ट की जाती है वो की जाती है मिसेस रैमजी के थ्रू तो वो सिंबलाइज करता है एक सोशल हार्मनी को और कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उनकी एफर्ट्स को कि वो लोगों को चाहती हैं कि वो एक साथ रहें और वो क्रिएट करती हैं मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को वो ये चाहती हैं कि हर बंदा खुश रहे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हर बंदा अपनी इम्पोर्टेंस फील करे लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि वो कंट्रास्ट कर ही जाती है कहीं ना कहीं जब मिसेस रैमजी की डेथ होती है तो जो कनेक्शन होते हैं वो टूट जाते हैं उस तरह से बॉन्ड नहीं रहते इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है द वेदर का तो हम देखते हैं कि वेदर सिंबलाइज करता है इमोशंस को कैरेक्टर्स की डिफरेंट एटमॉस्फेयर डिफरेंट सिनेरियोज में जिस तरह से चेंज हो रहे हैं वेदर की it often reflects the mood and tone of the narrative. For example, the changing weather, such as the calm before the storm or the clear skies during the lighthouse trip, mirrors the internal, state of the characters and the transitions they undergo. And the bad weather often signifies tension and conflicts, while good weather accompanies moments of clarity and resolutions. So these symbols work together to deepen the themes and emotions of the novel, providing a rich, layered understanding of the characters, experiences, and the passage of time. Now here, I really want to discuss the social and political background of the novel because the novel was written in 1927 and this was the period which was marked by significant social and political changes. For example, post World War One era. यहाँ पे अगर हम देखें तो post World War One era को दिखाया गया है नॉवेल कुछ सेट हुई है द विंडो का जो सेक्शन है वो वर्ल्ड वॉर वन से पहले का है फिर जो द पैसेज ऑफ टाइम है वो वर्ल्ड वॉर वन के बाद के टाइम को दिखाता है 1914 से 1918 तक के का जो टाइम है वो बहुत एक चेंजिंग सा टाइम है वॉर का एक बहुत ही प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहा है ब्रिटिश सोसाइटीज के ऊपर इट ब्रिंग्स अबाउट अ सेंस ऑफ लॉस्ट एंड अ शिफ्ट इन वैल्यूज यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि मिडिल सेक्शन है इस नॉवेल का टाइम पासेस वो कैप्चर कर रहा है सेंस ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शन को जो कि वॉर की वजह से होती है कि किस तरह से उनका घर जो पूरी तरह से खाली हो जाता है और डिफरेंट जो करेक्टर्स होते हैं बेटा होता है उसकी डेथ हो जाती है सिज रैमजी की डेथ हो जाती है उनकी एक बेटी की डेथ हो जाती है तो ये सोसाइटी के अंदर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो
नॉवल के अंदर भी ये टाइम बहुत ही सैड दिखाया गया है। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखें तो उस वक्त जंग चल रही थी, क्योंकि 1914 से 1918 तक, तो वो भी एक बहुत ही चेंज का टाइम है और एक बहुत ही सैड टाइम है, तो उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम बात करें एक दूसरे पर्सपेक्टिव की इस कॉन्टेक्स्ट में, तो वो चेंजिंग रोल्स ऑफ वुमेन है। अर्ली 20th सेंचुरी सॉ significant changes in the role and expectations of women. For example, मिसेस रैमजी जो है वो बहुत ही ट्रेडिशनल एक केयर टेकर और हाउस मेकर का रोल यहाँ पे अदा कर रही हैं। इन कंट्रास्ट अगर हम देखें तो लिली ब्रिस्को रिप्रेजेंट कर रही हैं एक इमर्जिंग न्यू वुमन who seeks independent and pursues a career as an artist and challenging societal norms that dictate women should focus solely on domestic responsibilities. So this is the example regarding this. So we can see that how the changing roles of women is connected with the earlier 20th century in the broader perspective as well as in the context of the novel. यहाँ पे एक और चीज आप देखें कि क्लास एंड सोशल स्ट्रक्चर को किस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि जो ब्रिटिश का क्लास सिस्टम है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है नॉवल में, कि बहुत ही ज्यादा रिजिड था। तो मिसेस एमजी कि जो गेस्ट आते हैं, मैंने जैसा बताया था कि वो डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, वो डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते। चार्ल्स टेंसली का जो कैरेक्टर होता है वो एक लोअर सोशल क्लास बिलोंग करता है, वो बहुत ही इनसिक्योर फील करता है और उसका जो बिहेवियर होता है बहुत ही डिफेंसिव होता है। वो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होता है अपने बैकग्राउंड को, एक बहुत ही ना इंटेलेक्चुअल सुप्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। वो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाता है, जैसा कि वो लिली को कहता है कि औरतें लिख नहीं सकती हैं, वो पेंटिंग नहीं कर सकती हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से क्लास और सोशल स्ट्रक्चर जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है इस टाइम पीरियड में। तो नॉवल का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट दे रहा है कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज को, उनके पर्सपेक्टिव को और ओवरऑल पूरी स्टोरी को। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखें कि इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट्स बहुत यहाँ पे मैटर करते हैं, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड था वो बहुत सिग्निफिकेंटली इम्फेसाइज कर रहा था इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशंस को। तो अगर हम देखें कि मॉडर्निज्म का वो टाइम पीरियड था जिससे वर्जीनिया वुल्फ बिलोंग करती हैं, जो कि ब्रेक करता है ट्रेडिशनल फॉर्म्स को और आइडियाज को और ट्रेडिशनल नैरेटिव स्टाइल्स को, और एक्सप्रेस करता है कॉम्प्लेक्सिटीज को मॉडर्न लाइफ की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो इस नॉवल को पर्टिकुलरली नरेट किया गया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर और स्टाइल पर, जो रिफ्लेक्ट करता है मॉडर्निस्ट प्रिंसिपल्स को। तो इस नॉवल के अंदर वर्जीनिया ने एक्सपेरिमेंट किए हैं अपनी नरेटिव टेक्निक्स को लेके, जिसके अंदर उन्होंने डीपली कैरेक्टर्स के थॉट्स को और इमोशंस को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी टेलिंग के अंदर उन्होंने कैप्चर किया है और दिखाया है कि किस तरह से कैरेक्टर्स का जो माइंडसेट है वो किस तरह का है, वो किस वक्त क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। जो अर्लियर 20th सेंचुरी है वो एक ऐसा टाइम पीरियड है साइकोलॉजी का जहाँ पे पर्टिकुलरली जो सिगमंड फ्रॉइड का जो काम है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था लिटरेचर में और आर्ट में। इन शॉर्ट, there was a growing interest in exploring the unconscious mind and human behavior. For example, the novel delves into the inner lives characters, exploring their thoughts, feelings, and perception in great detail. This focus on psychological depth aligns with the broader culture interest in understanding the human psyche. नॉवल का जो बैकग्राउंड है वो इस नॉवल के कैरेक्टर से
इसकी थीम से, इसके सिंबल से, इसके ओवरऑल मैसेज से कितना ज्यादा रेजोनेट करता है. To sum up, I really want to say that to the lighthouse reflects and engages with the social and political change of its time, including the aftermath of World War One, the involving roles of women, class dynamics, and the influence of modernist and psychological thoughts. So these elements provide a rich drawback for the character's personal journey and the thematic exploration. तो इस सारी बात को डिस्कस करने का मतलब ये था कि किस तरह से 1927 के लिखे हुए नॉवेल द लाइट हाउस रिफ्लेक्ट कर रहा है सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस अर्लियर 20th सेंचुरी के. और यहाँ पे मैं कुछ थ्योरेटिकल लेंसेस को डिस्कस करना चाहूंगी जिनके थ्रू हम इस नॉवेल को और ज्यादा क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं. अगर फेमिनिस्ट थियरी की लेंस से अगर इस नॉवेल को देखा जाए, दिस लेंस एग्जामिन हाउ द नॉवेल पोर्ट्रेज जेंडर रोल्स, पावर डायनामिक्स between men and women's experiences in society, analyzing Mrs. Ramsey's role as a nurturing figure and her struggles with societal expectations can shed light on broader feminist theme in the novel. So this is an important lens to analyze this novel more critically. एक और अगर मैं लेंस की बात करूं तो वो हो सकती है साइको एनालिटिकल लेंस, जो कि एक्सप्रेस कर रही है अनकॉन्शियस डिजायर्स को, मोटिवेशंस को और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि मिस्टर रैमजी की इनसिक्योरिटीज और लिली ब्रिस्को की इनर स्ट्रगल और सेल्फ डाउट्स. तो ये सारी चीजें लेंस के थ्रू डीप लेयर्स को हम देख सकते हैं कैरेक्टर्स की और उनके एक्शंस. मार्क्सिस्ट थियरी की मैं बात करूं तो ये लेंस भी यहाँ पे फिट होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे देखा कि सोशल क्लासेस की बात हुई, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात हुई, पावर रिलेशन की बात हुई. अगर हम एनालाइज करें इस नॉवेल के कैरेक्टर्स की तो वो डिफरेंट सोशल क्लासेस से बिलोंग करते हैं. मिसाल के तौर पे रैमजीज के घर पे जो गेस्ट आते हैं वो जिस तरह से डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आते हैं. यहाँ पे एक लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेटिव थियरी है मॉडर्निज्म की. तो ये थियरी मॉडर्निज्म की एक्सप्लेन करती है इनोवेटिव नरेटिव टेक्निक्स को, जो कि यहाँ पे है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्रेगमेंटेड स्टोरी टेलिंग. जैसे कि हम एनालाइज कर रहे हैं अगर इस पूरी नॉवेल को कि किस तरह से वर्जीनिया ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज करते हुए डिपिक्ट किया है, कैरेक्टर्स की इनर थॉट्स को और परसेप्शंस को हाईलाइट किया है, और किस तरह से इस नॉवेल को फ्रेगमेंटेड स्टोरी टेलिंग के थ्रू हाईलाइट किया है, किस तरह से इस नॉवेल को एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के थ्रू हाईलाइट किया. These theoretical lenses can help readers analyze to the lighthouse from different perspectives, uncovering deeper meanings, social critiques, and literary innovatives within the text. तो ये था एक क्रिटिकल एनालिसिस इस नॉवेल का. हमने इसमें थीम्स को क्रिटिकली एनालाइज किया, सिंबल्स को क्रिटिकली एनालाइज किया, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इस नॉवेल को हमने देखा, डिफरेंट थ्योरेटिकल लेंसेस के थ्रू हमने इस नॉवेल को क्रिटिकली एनालाइज किया. आसान से आसान अंदाज में मैं जिस तरह से एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने पूरी कोशिश की एक्सप्लेन करने की. उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनेशन से आप लोगों को जरूर मदद मिली होगी, के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे. तो बस यही था